प्रधानमंत्री जी पढ़े लिखे होते तो सोच समझ होती, मानसिक दिवालियापन के शिकार हैं। प्रधानमंत्री जी ये तो बताइए कि 9 साल बाद अचानक आपको दौरा क्यों पड़ा? 9 साल में स्टार्टअप इंडिया, स्किल इंडिया, डिजिटल इंडिया, जीतो इंडिया, खेलो इंडिया, तो आप एक बात बताइए प्रधानमंत्री जी, आपको उस समय गुलामी का प्रतीक नजर नहीं आ रहा था? प्रधानमंत्री जी अटल बिहारी वाजपेयी जी और लाल कृष्ण आडवाणी जी ने इंडिया साइनिंग का नाम दिया था, तो क्या स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी जी ने भारत के आवाम को बदनाम करने की कोशिश की थी? प्रधानमंत्री जी बताइए, आप मुंबई के एक चुनावी सभा में खुद बोला था, भाइयों एवं बहनों, मित्रों, कुशासन से मुक्ति के लिए वोट फॉर इंडिया, महंगाई से मुक्ति के लिए वोट फॉर इंडिया, किसानों पर अत्याचार से मुक्ति के लिए वोट फॉर इंडिया, युवाओं को जो 45 साल का जो बेरोजगारी का मार पड़ा है इससे मुक्ति के लिए वोट फॉर इंडिया। प्रधानमंत्री जी बताइए ना। और अनपढ़ जाहिल होना कोई गुनाह नहीं है, लेकिन मंद बुद्धि के प्रधानमंत्री को ये पता ही नहीं है तो क्या करेंगे? तो क्या प्रधानमंत्री जी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जितने दस्तावेज हैं उससे इंडिया शब्द को हटा देंगे? अरे तो भाई डिजिटल इंडिया किसने लाया? आप गुलामी के प्रतीक का झंडा क्यों ढो रहे थे? आप डिजिटल इंडिया किसने लाया? स्टार्टअप इंडिया किसने लाया? स्किल इंडिया किसने लाया? आप सुधार कर रहे हैं ना? हैं? आप कर रहे हैं। कमर में पाँव लटका है, पूरा हाथ खा लिए, अब हो गया बातर। हाँ बताओ ना, प्रधानमंत्री के बातों पर मत जाइए। प्रधानमंत्री अगर पढ़े लिखे होते, देख लीजिए ना, जब गुजरात में थे तो दिल्ली से उन्होंने बीए कर लिया, और जब दिल्ली में थे तो वहाँ गुजरात यूनिवर्सिटी से एमए इंटायर पॉलिटिकल साइंस कर लिए। ये अजूबा आदमी है, ये नाला से गैस बना लेते हैं, A+B के होल स्क्वायर में से 2AB एक्स्ट्रा निकाल लेते हैं, बादल से राडार को छुपा देते हैं, जिस समय देश में कैमरा नहीं होता है वो फ़ोटो शूट कर लेते हैं। तो प्रधानमंत्री का तो अजब, कब क्या दौरा आ जाए प्रधानमंत्री जी को यही नहीं पता है। भाजपा से अर्ज किया है, तबाह होकर तबाही नहीं दिखती, ये तो अंधभक्ति है साहब, इसकी कोई दवाई नहीं बिकती। वो लोग हैं जो लोगों को सोचने समझने की शक्तियां नहीं हैं, गुमराह कर रहे हैं। सर ब्रेन सहवाग तो खुद क्रिकेट खेलते थे जो इंग्लैंड का है, देखिए। अरे भाई, रविशंकर जी का बेटा कहाँ पढ़ता है? विदेश में। निशिकांत दुबे का बेटा कहाँ पढ़ता है? विदेश में पढ़ते हैं। स्मृति ईरानी का कहाँ पढ़ता है? विदेश में। तो काहे के लिए विदेशी भाषा पढ़ रहे हो? गुलामी का प्रतीक है, आप देश को गुलाम बनाना चाह रहे सारे। तो फिर जनता का मूर्ख बना रहे हैं क्या देश में? ये मूर्ख बना ही रहे हैं। अब तक 9 सालों से लगातार भारत को मूर्ख बनाते आए हैं। जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव जी एक वहाँ अध्यादेश लाया था तो भाजपा के लोगों ने वॉकआउट किया था। खुद मोदी जी ने कहा था इंडिया दैट इज़ भारत। तो एक बात आप हमको बताइए, क्या मोदी जी इस बात की गारंटी देंगे कि यहाँ से अंग्रेजी भाषा ही विदेशी भाषा है, लेकिन चूंकि इंटरनेशनल भाषा है तो हम उसमें पढ़ाई करते हैं, तो प्रधानमंत्री जी क्या अंग्रेजी भाषा पर पाबंदी लगाने की हैसियत रखते हैं? नरेंद्र मोदी जी ये तो बताइए, आपके औकात से फालतू चीज़ें हैं। आप पढ़े लिखे होते, आप अनपढ़ हैं, जाहिल हैं। कोई भी आदमी आपके कान में आके फू कर देता है और आप उड़ने लग जाते हैं। प्रधानमंत्री जी ये तो बताइए, आपके तमाम मंत्रियों के बच्चे विदेशों में पढ़ते हैं, इंडिया मेरे खून में बसता है, इंडिया भारत के कन-कन में बसता है। भारत और इंडिया में फ़र्क क्या है बताओ ना आप हमें। अब जो 2024 का चुनाव है, 2024 का चुनाव हिंदुस्तान के लिए भारत के भाग्य का फैसला करेगा। निश्चित तौर पर आप देखना, कुछ लोग कहते हैं मोदी नहीं तो कौन, जैसे भी आपने कहा, कुछ लोग कहते हैं मोदी नहीं तो कौन, तो बिहार से आवाज़ उठा है, हिम्मत से लड़ो भाइयों एवं बहनों,
दो बिहार से आवाज उठा है, हिम्मत से लड़ो भाइयों एवं बहनों, पूरा देश साथ है। उपचुनाव में आपने नतीजे देखे। 2024 का चुनाव पूरी भारतीय जनता पार्टी और गोदी मीडिया के लिए काली रात है। आपने घोसी उपचुनाव में देखा था, चुनाव के नतीजे ज्यों-ज्यों आ रहा था, भाजपा के उम्मीदवार पिछड़ रहे थे। उनके कदावर नेता संजय निषाद ने कहा, ये तो पाकिस्तान का अभी ईवीएम खुला है, हिंदुस्तान का खुलने दीजिए। अरे मूर्ख, देश के प्रधानमंत्री तुम्हारे ही पार्टी के नेता हैं और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री तुम्हारे ही पार्टी के नेता ढोंगी अपराधनाथ हैं। तो आप एक बात बता दीजिए, जब वोट आप चुनाव में हार रहे हैं तो पाकिस्तान का ईवीएम हो गया। ये चुनाव आयोग के मुंह पर करारा तमाचा है। ये करारा तमाचा देश के प्रधानमंत्री के मुंह पर है। ये करारा तमाचा देश के गृह मंत्री, तारी पार गृह मंत्री अमित शाह के मुंह पर है कि वो ईवीएम मशीन पाकिस्तान का कैसे हो गया। इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। अगर संजय निषाद के जगह कोई मुस्लिम होता, आप उस पर कार्रवाई करते। संजय निषाद इतना बुज़दिल, कायर, डरपोक सावरकर के नाजायज औलादों ने हमारे देश के ईवीएम को पाकिस्तान का ईवीएम कहा और भाजपा नेताओं का खून नहीं खौला। कितने ही बेशर्म लोग हैं ये कि हर बात में चले ना आवे तो आंगन टेढ़ा। एक बात बताओ, वीवीपैट नहीं बदले गए हैं? ईमानदारी से बताना। आसाम में जहां 70 वोटर रजिस्टर्ड थे, वहां 171 वोट नहीं पड़ा। अरे मैं पूछ रहा हूं, अरे ईवीएम गायब है या नहीं है? अरे ईवीएम गायब है या नहीं है, मैं पूछता हूं। आप ईमानदारी से बताना है। आपको नौकरी से नहीं निकाला जाएगा, आप डरो मत। आप स्मृति ईरानी से डरते हो कि नौकरी से निकलवा देगा आपको मालिक को बोल के? शर्म करो। ईवीएम गायब है या नहीं है? आप अगर सच्चे पत्रकार हो तो आप जवाब दो। वहाँ एक जगह का चुनाव था, फेरा फेरी नहीं कर पाए। आप किस्सों में चुनाव कराते हैं। एक ही दिन में अगर पूरे देश में चुनाव करा दिए जाएं तो भाजपा को कार्यकर्ता नहीं मिलेगा। ये आपको भी पता है कि फूल बरसाने वाला कौन, झंडा टांगने वाला कौन, ये नहीं पता है क्या? क्यों हमसे पूछते हो? और आपने कहा G20 की उपलब्धि, G20 का होना भारत के लिए गर्व की बात है। लेकिन एक बात है जो 140 करोड़ भारतीयों के दिल में चुभता है कि आखिर जो बाइडेन प्रोग्राम छोड़कर चले क्यों गए? जो बाइडेन जब यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहते थे तो प्रधानमंत्री चुप क्यों रहे? उन्होंने सवाल उठाया जाकर दूसरे देशों में। यही तो मैं कह रहा हूँ, वियतनाम में जाकर सवाल उठाए। वो कुछ कहना चाह रहे थे, वो पूछना चाह रहे थे कि मीडिया फ्री क्यों नहीं है, यहाँ नफरत क्यों है, क्यों धर्म के आधार पर नफरत है। वो बहुत कुछ पूछना चाह रहे थे लेकिन उन्हें बोलने नहीं दिया गया। वो गुस्से में आंख लाल पीला करते हुए वापस अपने देश को चले गए। हिंदुस्तान के जनता के टैक्स के पैसों का आपने पूरे बॉडी होर्डिंग लगा के पूरा प्रचार करके अपनी चेहरा चमका ली। क्या हो जाएगा? कोयला में अगर साबुन रगड़ देने से, सरफ सोडा में रगड़ देने से कोयला साफ हो जाएगा क्या? मोदी जी, पूरा देश, आप देश के लिए कोयला हो, कोयला कालिख पोत चुके हो देश पर। सिर्फ घर में ही नहीं, देश में ही नहीं, आपने पूरे विदेशों में भी भारत की छवि को खराब की है। इसका पाई पाई हिसाब जनता अपने टैक्स के पैसों का हिसाब 2024 में लेगी। अगर वो सनातन परंपरा को मानते हैं तो बोलेंगे, उसमें कौन सी बड़ी बात है, कौन सी बड़ी उपलब्धि है? उससे क्या अस्पतालों में बेड मिल जाएगा? क्या अस्पतालों में दवाइयाँ मिलेगी? क्या अस्पतालों में एम्बुलेंस की कमी है वो पूरी हो जाएगी? क्या बेरोजगारों को रोजगार मिल जाएगा? क्या महिलाओं को सुरक्षा मिल जाएगी? क्या किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी? आप हमें बताओ। आप देखो, आप लोग क्या हो, झिझिर कोना खेलते हो, मोदी जी के साथ मिलकर गलबहियाँ करते हो। आप भाड़ हो, आप देश के पत्रकार नहीं हो, आपको बाहर निकाल दिया गया। आप इतने बदतमीज हो कि मोदी जी ने आपकी इतना जलील करने के बावजूद आप उसके गुनगाने में लगे हो। अरे शर्म करो। हर चीज़ें की बातें होती हैं। कोई अल्लाह अकबर बोलेगा, कोई सतनाम वाहेगुरु बोलेगा, कोई प्रभु यीशु को
पूछता है, कोई गौतम बुद्ध को पूछता है, कोई भगवान महावीर को पूछता है, कोई राम और कृष्ण को पूछता है। यही भारत विविधताओं में एकता का देश है, विश्व वसुधैव कुटुंबकम का संदेश देता है। तो ये कोई नई बात नहीं है। वो गए, मंदिर गए, अगर वो सिख धर्म को मानते, फॉलो करते, क्या सिख धर्म जैसा सभी धर्म के लोगों को पालन नहीं करना चाहिए? मानवता का संदेश ये तो हिंदू और मुसलमान दोनों को करना चाहिए, जो सिख धर्म के लोग करते हैं। तो ये इसको आप ये बना रहे, आप ये नहीं बना रहे कि वहाँ जो खर्चे हुए उसमें घोटाला कितना है, क्यों गरीबों के झुग्गियों के ऊपर, छतों के ऊपर भी हरे रंग की चादर लगाई गई, क्यों लोगों को घेर कर पूरी ट्रैफिक बंद कर दी गई। सुरक्षा क्यों दी? अरे बेशर्मो, शर्म करो ना, शर्म करो ना। आप अगर इतने अक्षम हो तभी तो पुलवामा जैसी घटना हो जाती है, तभी तो पठानकोट जैसी घटना होती है। आप अक्षम नहीं होते तो क्या पता नहीं चलता कि वो 300 किलो RDX किसका है, वो 50 किलो जेलेटिन किसका है, वो कार किसकी है? क्यों बेशर्मी की हद पार करते हो? सुरक्षा के दृष्टिकोण से अगर आप किए होते तो पुलवामा में घटना होती क्या? आप बताओ ना। अगर पुलवामा में सड़कों पर भी अगर ऐसे ही गरीबों के झुग्गियों की तरह चादर लगाया होता तो हमारे माँ भारती के लाल शहीद होते क्या?